कर देंगे। हाँ जी। देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोग जो है तो सब यहाँ पर आए। और आपको बुलाने का मकसद जो है हमारा यही है कि जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हॉकर्स की जो लड़ाई हम लोग तमाम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, तो उसी लिए आज 21 तारीख को जो है तो हमने महानगर पालिका के सामने एक धरने का आयोजन किया था। और इसके लिए हमने बाज़ाब्ता पुलिस से परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने कल ये कह के उसको रिजेक्ट किया है कि 22 तारीख को जो है तो शहर के अंदर हमारे उपराष्ट्रपति और बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ और वीवीआईपीज़ आ रहे हैं, और इसके अंदर जो है तो हम लोगों को सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है। तो हम लोग जो है तो काफ़ी बिजी है, सारे पुलिस वाले इधर उधर है, तो आप ये धरना जो है तो अगर आगे बढ़ाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि ठीक है, हमारा भी काम है कोऑपरेट करना प्रशासन को। तो हमने जो है तो आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया है कि ये धरना जो है तो हम लोग आगे 2 से 3 दिन हमारे जिम्मेदारों ने तय किया है कि आने वाली 25 तारीख मंगल के दिन जो है तो हम ये धरना लेंगे। धरना इसीलिए लिया जा रहा है कि आप लोग देख रहे होंगे कि महानगर पालिका के अंदर एक किस्म की एक जो है तो दादागिरी टाइप में जो है तो रिटायर्ड जो आर्मी के लोग भर्ती किए गए हैं, उनकी तरफ से की जा रही है कि एक तो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो हॉकर जोन बनाए, जिसमें 3 कैटेगरीज है। एक तो फिक्स पॉइंट, एक तो जो है तो फेरी वाला, और एक जो टेम्परवरी जो शहर के अंदर आते हैं कारोबार के लिए। तो ऐसे 3 कैटेगरी से तीनों को जो है तो महानगर पालिका ने जो है तो इनको अपलिफ्ट करने का जो है तो काम करना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका ने वो छोड़ा जिन लोगों को हमने सभागृह के अंदर इसलिए अपॉइंट किया था कि भाई जो है तो ये लोगों ने शहर में कोई अगर कचरा रोडों पर फेंक रहा है, स्मार्ट सिटी की तरफ हमारी वाट चाल हो चुकी है, अगर कोई वहाँ पे कचरा फेंक रहा है रोडों के ऊपर किसी किस्म का जो है तो मटेरियल डाल रहे हैं, तो ये लोगों ने उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद में जो बड़े बड़े बिल्डर्स ने पार्किंग खा गई है, तो वो पार्किंग को जो है तो इन्होंने जो तो क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सिटी में जाने के बाद में पार्किंग नहीं होती, जाहिर बात है लोग रोडों पे लगाते हैं। और तीसरी बात ये है कि जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण जो परमानेंटली हो रहा है, तो उसको निकालना चाहिए। तो ये सारे काम जो है तो महानगर पालिका ने जो है तो पीछे डाल दिए। इलीगल टावर धड़ल्ले से चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉल के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो है तो इलीगल पानी की कनेक्शन, लाखों करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। इनको यहाँ पर आकर 1000-2000 रुपए गरीबों से फाइन मारने में बहुत मजा आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इससे महानगर पालिका की जो है तो इनकम बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा और जिससे शहर तरक्की करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके माध्यम से यही बताने के लिए कि ये लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए MIM पक्ष जो है तो इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व के अंदर हमने ये काम को हाथ में लिया। साथ ही साथ हमारे साथ में दूसरे संगठन के लोग जो यही लड़ाई को कई दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है तो इनको भी कोई अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो हमने सोचा कि ये लोगों ने आज तक निवेदनों के जरिए लड़ाई लड़ी, हम यही लड़ाई को जो है तो रोड पे उतर के लड़ेंगे। हम जो है तो ये पूछना चाह रहे हैं महानगर पालिका से कि भाई ट्रैफिक का जो सिस्टम है, जो ट्रैफिक हवलदार है, पुलिस जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की नहीं पूरे महाराष्ट्र की जो है तो हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है। तो फिर ये माजी सैनिक जो है ये आज ड्रेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिकों का ड्रेस का इस्तेमाल, और वो ड्रेस का सारे लोगों को जो है तो इज्जत करना सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप जो है तो गैर जरूरी जगह पर गैर कानूनी तौर पर मैं समझता हूँ कि ड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको अपॉइंट किया गया है किसी प्राइवेट एजेंसी ने, तो आपने महानगर पालिका के ड्रेस पहनना चाहिए, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए आपकी एजेंसी का नाम। दूसरी बात, ये एजेंसी को कुछ दिन के लिए अपॉइंट किया गया था एजेंसी के थ्रू, ये माजी सैनिकों को। देखा जा रहा है कि जो नौजवान बेरोजगार हैं, जो महानगर पालिका में कई सालों से जो काम कर रहे हैं, आज उनको नौकरी नहीं देते हुए ये लोगों को जो रिटायर्ड है, जिनको ऑलरेडी पेंशन आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर यहाँ पर बुला के उनको एक पगार दी जा रही है। तो ये और दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए जो है तो बाज़ाब्ता ठहराव गवर्नमेंट को भेजे जा रहे हैं। देखिए, याद रखिए कि जनता से बड़ा प्रशासन नहीं है। यहाँ का प्रशासन जो है कुछ ऑफिसर है, जो कमिश्नर साहब को भी मैं समझता हूँ कि गुमराह कर रहे हैं। तो ये ऑफिसरों को ये समझना चाहिए कि पब्लिक से आप लोग बड़े नहीं हैं। आप जब जा रहे हैं गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप गिल्टी है, आप कसूरवार है,
आपने ना कोई हॉकर जोन दिया। आपने 14,098 लोगों के जो रजिस्ट्रेशन किए थे, आज उनके डॉक्यूमेंट आपने घुमा दिए। उनसे कई तरीके से इलीगल तरीके से हम लोगों से पैसा खाया गया। तो ये सारी बातें जो है तो हम हमारे धरने के जरिए महानगर पालिका के सामने रखना चाहते थे, लेकिन जो है धरना जो है आज का हमारा किसी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है तो इसको नकारा है। लेकिन उसमें साथ ही साथ उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको एक दो दिन आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे को भी जो है तो सुव्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो है तो हमारे पास में अच्छा वो रहे। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हम भी जो है तो कानूनी मार्ग से जो है तो ये आंदोलन कर रहे हैं। इसके अंदर ऐसी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है। हम लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से इतना ज़रूर कहेंगे कि महानगर पालिका में आउटसोर्सिंग से लिए हुए जो लोग हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आपको इनको रोकना आपका काम है। ट्रैफिक की जिम्मेदारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने निभाना चाहिए, ना कि महानगर पालिका। जालना रोड पर जो हादसा हुआ था, रात के टाइम में उनकी कार्रवाई चालू थी, क्या मामला था? आपका गुना की बात हो रहा है। देखिए, महानगर पालिका ने उस दिन जो है तो रात में 7:30 बजे कार्रवाई की, 8 बजे, जबकि वहाँ से पता चला था, मुझे एक फोन आया था कि भाई कमिश्नर साहब जो है तो गाड़ी में आए हुए हैं। हम लोग इत्तेफाक से वहीं नज़दीक मौजूद थे, जमीर कादरी साहब, मैं और शेख अहमद। तो हम लोग एक 2-4 मिनट में वहाँ पहुंचे। कमिश्नर साहब की गाड़ी खड़ी थी। मैं समझा, झाँक के देखा मैंने अंदर, गाड़ी के अंदर शायद कमिश्नर साहब होंगे, क्योंकि बाहर तो जाधव साहब, उनका एक पुलिस का गार्ड और एक ड्राइवर, ये 3 ही लोग खड़े थे। मैंने चारों तरफ से झाँक कर देखा गाड़ी के अंदर, तो कमिश्नर साहब कहीं नजर ही नहीं आए। तो बोला भाई फिर कमिश्नर साहब चेंज हुए क्या, आप तीनों में से कोई कमिश्नर बने क्या? तो बोले नहीं, बोले कमिश्नर साहब नहीं है यार। गाड़ी कैसे आ गई? ये काम कब से शुरू किया आपने? तो 7:30 बजे 8 बजे तो है तो आप लोग इसके ऊपर रोडों के ऊपर घूम रहे हैं और लोगों से जो है तो फाइन मांग रहे हैं, उनका माल भी जब्त कर रहे हैं, जबकि रूल है पेरिशेबल गुड्स जो है ये जब्त नहीं कर सकते। महानगर पालिका का कोई भी कर्मचारी किसी का भी माल जब्त नहीं कर सकता। ये सारे जो है तो गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं और कानून गरीबों को सिखाया जा रहा है। तो हम उस दिन जो है तो वहाँ पर लोगों ने वही एहतजाज किया कि भाई आप एक तो गाड़ी भी लेते हो, माल भी जब्त करते हैं, गाड़ी छोड़ने के टाइम फाइन भी करते हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। उसका जो तो उन लोगों ने, बच्चों ने वहाँ का जो तो विरोध किया। विरोध करने के बाद में हमने सारी चीज़ों को सेटल किया और उसके बाद में घर पर आए तो पता चला कि गुना दाखिल हुआ। कोई बात नहीं, पब्लिक के लिए अगर गुने दाखिल होते हैं, लोगों के लिए, गरीबों के हित में अगर गुने दाखिल होते हैं तो उसके अंदर हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गरीबों की लड़ाई जो है तो हम खास तौर पे MIM पक्ष जो है तो, और दूसरे लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व के अंदर ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। कारपोरेशन के सामने 2 इतने बड़े आंदोलन चालू है, से उनको परमिशन मिल रही है और आपको क्यों नहीं मिल रही? तो ये हो सकता है कि उन्होंने बहुत पहले परमिशन लिए होंगे, शेड्यूल बाद में आया होगा। जो VVIPs आ रहे हैं तो उनका शेड्यूल बाद में आया होगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको टेक्निकल डिफिकल्टी हुई। उन्होंने ये नहीं बोले कि आप इसको नहीं कर सकते, उन्होंने ये कहा आप कीजिए, लेकिन हमारी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम उतनी सुरक्षा नहीं दे सकते या हम वहाँ पर उतनी फोर्स नहीं लगा सकते, लिहाजा हमसे अपील की उन्होंने कि 1-2 दिन आगे बढ़ाओ। तो हम या फिर MIM की ताकत 80,000 लिए थे, इम्तियाज भाई ने 90,000 वोट लिए थे पिछले असेंबली इलेक्शन में, तो हो सकता कि MIM की जो ताकत देखते हुए डर के प्रशासन ने नासिर भाई को वो परमिशन डिनाई किए होंगे। धरना आंदोलन जैसे अभी आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे महानगर पालिका के अंदर कोई बदलाव आएगा? क्योंकि जितने धरने आंदोलन आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपके हाथ अभी तक नहीं है। और महानगर कौन सा पालिका रिजल्ट नहीं है? आया? कौन सा रिजल्ट? हम ये आपसे सुनना चाहेंगे कि कौन सा रिजल्ट नहीं आया। इससे पहले औरंगाबाद के मुद्दे पर बड़ा धरना आपका हुआ, उसके बाद तो अगर महानगर पालिका से जुड़ा हुआ सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हाँ, बोलिए। पानी के मुद्दे पर आप लोग गए थे औरंगाबाद, जो पानी का मुद्दा आज तक हल नहीं हुआ। ऐसा नहीं आज तक 10 दिन 12 दिन में नल आ रहा है, आज भी पानी नहीं मिल रहा है। मैं जवाब देता हूँ। 10 दिन 12 दिन में अभी पानी नहीं है। आपकी मालूमात के लिए बताता हूँ मैं कि आज कम से कम अप्रैल के अंदर 15 टांकियां चालू होने वाली है और 1 दिन आड़ पानी का जो है नियोजन हो चुका है। सिर्फ वो जो पैठन से आने वाली लाइन थी वो देर हुई उसको, इसीलिए, वरना ऐसा नहीं है कि पानी हमेशा औरंगाबाद वालों को 15 दिन और 10 दिन में मिलेगा। आज 50 टांकियां, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होते हुए आया है। तो इसके अंदर ये बेबुनियाद बात है कि हमारी कोई डिमांड रही है और उन्होंने नहीं की। और ये जो डिमांड है ये हम पूरी लीगली, और हमारे इसके बाद में हिवराड़े साहब जो है तो आपसे बात करेंगे और उसकी सारी टेक्निकल जो बातें हैं इसके अंदर वो मैं समझता हूँ कि आप उनसे सवाल कीजिए वो सारी, क्योंकि वो लड़ाई आज से नहीं, कई सालों से लड़ रहे हैं और हाँ, मतलब कानून के दायरे में रह के लड़ रहे हैं। अगर कानून के दायरे में हम लोग रह सकते हैं तो ऑफिसरों को भी आना पड़ेगा,
अगर वो कानून के दायरे में रह के गैर कानूनी काम करते हैं तो फिर उनके नतीजे भी उनको आपको भुगतना ऐसा लगता पड़ेगा। है क्या जो जैसे आप कह रहे हैं कर्मचारी आकर दादागिरी कर रहे हैं, फाइन दे रहे हैं, तो इससे कमिश्नर साहब अनदेखी कर रहे हैं या कमिश्नर साहब को भी पता नहीं है? आपको ऐसा कुछ महसूस होता है? देखिए, कमिश्नर साहब के नीचे भी कुछ अधिकारी है जो कमिश्नर साहब से अपने आप को बड़े समझ रहे हैं। वो लोग जो है तो जाकर डायरेक्ट जो है तो उनको बोले तो कमिश्नर साहब के पास मत जाओ बोलते हो, वो बोलते हो कि फला साहब के पास जाओ, फला साहब ने भेजे, फला साहब के पास जाओ, मतलब कमिश्नर साहब का नाम ही नहीं लेते हो। वो बोलते कि हमारे साहब वो है, हमारे अतिक्रमण के मुखिया वो है, अतिक्रमण वालों ने मतलब अतिक्रमण वालों को क्या यही दिख रहेगा गरीब गाड़िया? उनको इतने बड़े बड़े जो है तो शहर के अंदर इतने बड़े बड़े इलाके हैं कि जहां पर आज चलने को रास्ता नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गरीब कारोबार करते हैं, हमको पॉइंट आउट भी नहीं करते कि भाई फला जगह जाओ और कार्रवाई करो। आपको रोड क्लियर है, आपका फुटपाथ बराबर है, उसके बाद में ये लोग अपने सीक्वेंस से गाड़ी लगा रहे हैं, तो आप उसके अंदर इनकम आपकी सोर्स पैदा करो आपके। ये हमारी बहुत जायज मांगे हैं और वो मानना ही पड़ेगा महानगर पालिका को, वरना ये जो है तो ये हजारों लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हजारों और लाखों लोग के ऊपर कारपोरेशन चलती है, कारपोरेशन के ऊपर ये लोग नहीं चलते। अगर कारपोरेशन अगर समझती होगी कि लोगों इनके ऊपर चलते हैं, तो कारपोरेशन ने इनको सबको 15,000 रुपये महीना भेजना, पूरे गाड़ियां बंद औरंगाबाद में। सर एक सवाल है, 8 दिन के बाद रमजान शरीफ आने वाले हैं और ये सीजन में लोग 2 पैसे कमाते फिर त्योहार से मनाते हैं। ये कार्रवाई से खौफ का माहौल है, कैसे गुजरेगा रमजान त्योहार बाद, ये खौफ है। क्या माना जाए कि एमआईएम कम से कम ऐसे गरीब लोगों के लिए कोई सख्त एक्शन लेंगे ताकि उनका त्योहार अच्छे से निकल जाए? ऑलरेडी हमने ले चुके हैं सख्त एक्शन। हमारा यही बोलना है कि कारपोरेशन ने जो है तो आज भी नियोजन करे उन्होंने, तो हर गाड़ी वाले को एक अपना परमानेंट या सही तरीके से कानूनी तौर पे बिठा सकते हैं, लेकिन बिठा नहीं रहे। यही लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जो है तो रोड पे उतर रहे हैं। और यकीन जानिए आप लोग कि महानगर पालिका के कुछ अधिकारी जिन्होंने इसको कारोबार भी बना लिया है, मैंने तो यहाँ तक सुना हूँ कि पौतिया फाड़ रहे हैं जिसके अंदर 1000 रुपये लिखा नहीं है उसके अंदर, उनके लाइन में। ये देखिए एग्जाम्पल है मेरे पास में, जहाँ 1000 रुपये की पावती का उसके अंदर कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कि 1000 रुपये आप फाइन मार सकते हैं। यहाँ पे 500 है, 100 है, 5000 है, 50 रुपये है, जो भी है, 1000 कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन इनसे 1000 लिया जा रहा है। तो इसका मतलब आप 1000 में से 500 की पावती कारपोरेशन को भरेंगे और 500 रुपये जेब में डालेंगे, तो ऐसे कितना इसके अंदर झोल हो रहा है पैसों का, और वो भी गरीबों से। तो यही सारी बातें जो महानगर पालिका के सामने उपराष्ट्रपति औरंगाबाद में है, आप उन तक शिकायत पहुंचाएंगे कैसे? देखिए, कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन अभी हमारा जो सीनियर हमारे जो इम्तियाज जलील साहब है उससे डिस्कशन करेंगे इस बारे में आज शाम में। अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारे को वक्त लेकर हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से मिलना चाहिए, तो अगर उसका नियोजन हो तो वो भी करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारे हिवराड़े साहब जो है तो आपसे बात करेंगे। तो माइग्रेन तो आपके पास चल जा शहरामध्ये संपूर्ण मी शहर पथ विक्रेता समितीचा सदस्य पण आहे। माझ्यासोबत अजून कमीत कमी 15 ते 16 अजून समिती सदस्य आहेत पथ विक्रेता समितीचे। आम्ही दर महिन्यामध्ये 2016 पासून सदस्य आहे, जेव्हा बकोरिया साहेब मनपाचे आयुक्त होते तेव्हापासून। आता मागच्या 22/2/2028 ला एक मीटिंग झाली होती आणि त्या मीटिंग मध्ये आम्ही सर्वांनी असं सांगितलं होतं प्रशासनानं आम्हाला सांगितलं की बाबा आपण टोटल 14,098 लोकांचा बायोमेट्रिक जिओ टॅग प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण केलेलं आहे। ह्या 14,098 लोकांचा जेव्हा सर्वे झाला तर आम्ही त्यांना मान्यता दिली की बाबा 28/2/2022 ला मान्यता दिली की तुम्ही या सर्व पथविक्रेत्यांना त्यांचे प्रमाणपत्र द्या। आणि मुख्य मुद्दा मध्ये असा आहे की जर त्या पथविक्रेत्यांचा जो सर्वे झालेला आहे तो बायोमेट्रिक झालेला आहे आणि त्यांना त्याच्यामध्ये 3 कॅटेगरी आहेत। एक फिक्स लोकेशन म्हणजे तो एका जागी बसून माल विक्री करणारा व्यावसायिक आहे, दुसरा आहे तो फिरता आहे, आणि तिसरा आहे जो टेम्पररी आहे, जो बाहेर गावून येतो ते तात्पुरता लावतो आणि परत आपल्या गावाला समजा आजूबाजूचे जे खेडे आहेत ते खेड्याला तो परत रिटर्न चालले जातो। परंतु जो आता याच्यामध्ये लोकेशन असं दाखवलेलं आहे की जो फिक्स लोकेशन आहे, आता बघा सर्वे तर झालेलं त्याचं फक्त एक सॅम्पल सांगतो मी तुम्हाला। हे बघा, त्याचा फुल नेम आहे, त्याचा ऍड्रेस आहे, जेंडर म्हणजे तो मेल आहे की फिमेल आहे, त्याचा डेट ऑफ बर्थ सुद्धा आहे, त्याचा मोबाईल क्रमांक आहे, त्याचा वार्ड नंबर आहे, त्याचा रोड नेम आहे बघा पानचक्की रोड गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आणि इथं काय लिहिलंय फिक्स लोकेशन। जो फिक्स लोकेशन मध्ये व्यवसाय कराल तो त्या जागेवरती बसूनच व्यवसाय करेल। जर समजा तुम्हाला आता ह्या पद्धतीनं तुम्ही सर्वे केला आणि आज मनपा आयुक्त आणि त्यांचे
अतिरिक्त आयुक्त संतोष वावळे म्हणतात की यांनी फक्त गल्ली गोळामध्ये व्यवसाय करावा. म्हणजे कायदा सांगतो की यांनी पत्र विक्रेता, मेन मुद्दा असा आहे की जर कायदा सांगतोय वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लिव्हलीहुड अँड रेग्युलेशन ऍक्ट, म्हणजे पत्र विक्रेता उपजीविकेचे संरक्षण व पत्र विक्री विनियमन. पत्र विक्रेता म्हणजे काय, म्हणजे याची व्याख्या अगोदर अधिकाऱ्यांनाच कळाली नाही. मी तर असंच म्हणतो, तुम्हाला हा व्याख्या कळायला म्हणजे कळते परंतु तुम्हाला वळत नाही. पत्र विक्रेता म्हणजे वसूल मालाची पथाच्या कडेला विक्री करणारा नागरिक. जर तो पत्र विक्रेता असेल आणि तुम्ही जर ह्या पद्धतीने जसं तुम्हाला गाईडलाईन्स आले सरकारचं त्या पद्धतीने तुम्ही जर सर्वे केलेला असेल, त्याला जर फिक्स लोकेशन असेल, तर आमचं याच्या अगोदर आम्ही हर मीटिंग मध्ये ते सांगत होतो पत्र विक्रेता समितीच्या मीटिंग मध्ये की बाबा त्यांना कलरचा पट्टा मारून द्या. कलरच्या पट्ट्याच्या बाहेर जो जाईल त्याच्यावरती तुम्ही कारवाई करायची, बाकीच्यावरती कारवाई करायची नाही. जिथं तुम्हाला ट्रॅफिकला अडथळा होतो ना तिथं तुम्ही रेड कलरचा पट्टा मारा, त्या पट्ट्यामध्ये एकही हातगाडी धारक जाणार नाही. परंतु ज्या ठिकाणी तुम्ही समजा तिथं तुम्हाला अडथळा होत नाही, तुम्ही तिथं हिरव्या कलरचा एक पट्टा मारा किंवा तुम्ही पर्पल कलरचा मारा, त्या पट्ट्यामध्ये हातगाडी धारक राहील, परंतु तो जर बाहेर जाईल तर तुम्ही कारवाई करायची. आता होतंय कसं की याच्यातनं जर का समजा, आता एक उदाहरण देतो मी सिंपलचं, घाटी रुग्णालय समजा, घाटी रुग्णालयाच्या गेटला लागून जर 4-5 हातगाडी धारक जर का समजा तिथं व्यवसाय करतात, त्यांच्यामुळे रहदारीचा अडथळा निर्माण होतो, परंतु बाकी 90% जे पलीकडून असेल जिल्हा परिषदेच्या भिंतीला लागून त्यांच्यामुळे जर अडथळा निर्माण होत नसेल तर मग तुम्ही त्या लोकांवर कारवाई का करता? जो गुन्हेगार आहे तुम्ही त्याला कारवाई करायला पाहिजे. हा माणूस माझ्या समोर आहे, याला जर का समजा मी 2 चापटा मारल्या तर गुन्हा माझ्यावरती दाखल होईल का या सर्वांवरती गुन्हा दाखल होईल? तर माझं म्हणणं हेच आहे की जो गुन्हेगार आहे ना तुम्ही त्याला पकडा ना, त्याच्यावरतीच बाकी उर्वरितांचा व्यवसाय तुम्ही का बंद करता? आज शहरामध्ये आज हा सलीमभाई अपंग आहेत, माझ्यावाला किडनीचं ऑपरेशन झालेलं आहे 3 वेळेस, माझ्या कुटुंबामध्ये 6 माणसं आहेत, म्हणजे मी पण पत्र विक्रेताच आहे परंतु हे काम पण मी करतो, माझी संघटना पण आहे, संघटनेच्या माध्यमातून मी हे काम बी करतो. तर असं 14,000 लोकांचा तुम्ही सर्वे केला, एका कुटुंबामध्ये माझ्या 6 लोक आहेत, तर अशा 6 पद्धतीने तुम्ही जर समजा विचार करा 14,098 लोकांचा तुम्ही सर्वे केला, त्या कुटुंबामध्ये किती लोक असतील? आज माझा हातगाडीच्या बेसिक वरती माझा मुलगा मी एसबी कॉलेजला टाकलाय, तो आज सायन्सला आहे. आज माझी 8 दिवसापासून घाटीपासून बंद आहे. मला जर इन्कम नसते तर माझा मुलगा शिकणार का? माझी मुलगी आज 10वीची परीक्षा देऊन आली, आता तिकून सनीच आलो मी तिला सोडून सनी घरी. तर मला सांगा, मुलगी रडते आहे की बाप्पा मला पेन व्हायला पैसे आहेत का, पण आता माझ्या खिशामध्ये पैसे नाही. म्हणजे किती बिकट परिस्थिती आहे. आयुक्ता साहेब आता हे पण एक माणूसच आहेत, त्यांना पण 2 मुली आहेत, त्यांना विचार करायला पाहिजे. आता याच्या अगोदर जेव्हा आमची जी 28/2/2022 जी मीटिंग झाली ना, त्या मीटिंगच्या नंतर त्यांचे जे अधिकारी होते त्या टायमाला आम्हाला अधिकारी आले कोण आपलं जोशी साहेब म्हणून. तर त्या जोशी साहेबांनी काय सांगितलं माहिती का, की जे पत्र विक्रेते आहेत फेरीवाला आहेत ते फेरीवाला हा अतिक्रमण ठरवता येत नाही. सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या कायद्यानुसार जोपर्यंत त्यांचं पुनर्वसन होत नाही, तुम्हाला जर का समजा तुम्हाला कुठे अडथळा होत आहे, तुम्हाला जर त्यांना तिथून काढणं असेल तर अगोदर तुम्ही त्यांचं पुनर्वसन करायला पाहिजे. हे तुमचा एक अधिकारी सांगतोय, कोण? जोशी साहेब, ज्या की ते टायमाला ते अतिरिक्त आयुक्त होते, ते आमच्या मीटिंग मध्ये आले. मला सांगा, तुमचा एक अधिकारी सांगतो की तुम्हाला आम्ही अतिक्रमण ठरवता येत नाही, आणि आता कोणता असा तुम्ही समजा नियम तुमच्या मनात काढून राहिले की तुम्ही आम्हाला अतिक्रमण ठरवले हातगाडीधारकांना? म्हणजे काय चाललंय काय शहरामध्ये? आता एवढे सर्वे तुम्ही केला, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे एवढे मोठमोठाले कायदे आले. या अगोदर एकदा भापकर साहेबांनी आम्हाला काय सांगितलं होतं माहितीये का? आता मला सांगा, मी पूर्ण शहराचाच आपण विचार जर केला ना तर 14,098 लोक आहेत, आणि आज आता घाटीच्या परिसरामधला जर विचार केला तर भापकर साहेबांनी सांगितलं होतं बघा, घाटी मार्गासाठी आणि ज्या घाटी रुग्णालय आहे ना, घाटी मार्गासाठी स्वतंत्र व्यवस्था. भापकर साहेब तेव्हा आयुक्त होते. मी जेव्हा हरकतीने सूचना दाखल केल्या त्या आधारावरती त्यांनी सांगितलं, शहरातील घाटी मार्गालगत असलेल्या फुटपाथवरही गेल्या अनेक वर्षापासून चहा नाश्त्याच्या टपऱ्या उभ्या आहेत, पण या गाड्या रुग्णांसाठी उपयोगी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी रुग्णालयाच्या आत स्वतंत्र फ्रूट प्लाझा उभारावा, यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. त्यासाठी घाटीच्या 2.5 तासांची चर्चा करून त्यानंतरच हा फुटपाथ रिकामा करू. म्हणजे तुम्ही आतमध्ये तुम्ही फ्रूट प्लाझा उभारणार असं त्या टायमाच्या आयुक्तांना सांगितलं होतं. आता मला सांगा, म्हणजे त्यांच्यामध्ये माणुसकी होते आणि तुमच्यावाली माणुसकी मिली का? आजचे जे अधिकारी आहेत त्यांचे नाही, ते पण तुमच्यासारखे अधिकारीच होते ना, म्हणजे तुमच्यामध्ये पण थोडीशी माणुसकी जाग होते. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की मी त्यांना 18/10/2024 आमचे समीबर तुम्ही रात्री 3:30-4 वाजेपर्यंत जागून सर त्यांना असे मुद्दे काढून दिले की बाबासाहेब तुम्ही यावरती पूर्ण विचार करा. राहुल गांधीला सुद्धा पत्र पाठवलं, नरेंद्र मोदीला सुद्धा पत्र पाठवलं, मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा पाठवलं. म्हणजे
कायदा फेरीवाल्यांच्या बाजूने आहे, संरक्षण त्यांना मिळायला पाहिजे. परंतु होते असं की शहरामध्ये माझं तर स्पष्ट, मी तर आज तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमातून मी आरोप करतोय, माझा एक आरोप आहे की इथले जे काही आमदार असेल किंवा खासदार असेल ना, आता मला सांगा, त्यांना हे हातगाडीधारक पाहिजेच नाही. त्यांचं म्हणणं की यांनी हा व्यवसाय करायलाच नाही पाहिजे. आता मला सांगा, पुण्यामध्ये हॉकर झोन बनला, तिथं लायसन्स वाटप झाले, त्यांचा सर्वे झाला. मुंबईमध्ये हॉकर्सचा सर्वे झाला, तिथं पण जागा वाटप झाल्या, त्यांना परवानगी गेली. नाशिकला पण तसं झालं. मग औरंगाबाद शहरात होत नाही, याचं कारण हे आहे की इथलचं गलिच्छ राजकारण. म्हणजे 70% हे मुस्लिम समाज हा पथविक्रेता म्हणून सनी आहे आणि बाकी 30% हा दलित समाज आहे. या दोन समाजाला टार्गेट करण्यात येते, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. आणि जर का समजा आमच्यासारख्या कमी शिकलेल्या माणसाला आणि पथविक्रेत्याला जर हा कायदा माहित असेल सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा, महाराष्ट्र शासनाचा, मग इथल्या आमदाराला खासदारला कायदा माहित नाही का? त्यांनी पण हा मुद्दा उचलायला नाही पाहिजे का? आयुक्त साहेबांसोबत त्यांना सांगायला पाहिजे बाबा गोरगरीब लोक त्यांना एका कडेला व्यवसाय करू द्यावा, असं माझं स्पष्ट मत आहे. आणि आमच्या कमिटीची बैठक बोलवावी म्हणून तुम्ही मी आयुक्ताला दरवेळेस निवेदन देत गेलो की तुम्ही बैठक कॉल करा. परंतु आयुक्तांनी याला कचऱ्याची टोपली दाखवली अशी केराची, आणि आतापर्यंत त्यांनी कुठली मिटिंग बोलवली नाही. कारण टाउन वेंडिंग कमिटी ही PVC मेंबर जे आहेत हे फेरीवाला आणि अधिकारी यांच्या मधला दुवा आहे. या कमिटीमध्ये पोलीस आयुक्त सुद्धा आहेत, ट्रॅफिकचे अधिकारी सुद्धा आहेत. मग ह्या कमिटीमध्ये समजा फेरीवाला समिती जर तुमच्या मध्यम दुवा आहे हे समजा कायदा सांगताय, तर मग फेरीवाला समितीची तुम्ही बैठक का नाही बोलवली? आता आमच्या सोबत तुम्ही येऊन कधी सर्वे केला का शहरामध्ये? आम्ही सांगतोय की आमच्या सोबत चला, आम्ही तुम्हाला जागा दाखवून देऊ की साहेब इथं जागा जी आहे ही मोकळी आहे, तिथं ट्रॅफिकला अडथळा नाही, तुम्ही देऊ शकता. ह्या कमिटीमध्ये ट्रॅफिकचे अधिकारी पण आहेत ना, ते पण तुम्हाला सांगतील ना की बाबा कुठं ठेवू शकतो किंवा कुठं नाही ठेवू शकत म्हणून. परंतु ह्या विषयावरती कुठलंही काम होत नाहीये. 2016 पासून आम्ही याच्यावरती समजा काम चालू आहे. आणि मी तर 2010 पासून जेव्हा बापरसाहेब होते ना, तेव्हापासून पूर्ण शहरातून मी एकट्यानेच हरकत्याने सूचना दाखल केल्या आहेत. हरकत्याने सूचना दाखल करून सनी त्याच्यावरती काही सुनावण्या वगैरे पण घेण्यात आल्या. त्या सुनावणीला पण मला उपस्थित ते बघा. हे मी 6/3/2010 हरकत्याने सूचना दाखल केल्या, पूर्ण शहरातून कोणी दाखल नाही केल्या. परंतु मी पथविक्रेता असल्यामुळे, मी हातगाडीधारक असल्यामुळे मला त्यांचं ते जाहीर प्रकरण दिसलं आणि मी त्याच्यावरती हरकतीने सूचना दाखल केल्या की बाबा गोरगरीबावर काही अन्याय व्हावा नाही म्हणून. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की आता हे बघा 18/5/2022 जे आहे ते शासनाचा GR निघालेला आहे. आता हा GR मी तुम्हाला फक्त 4-5 ओळीच वाचून दाखवतो, तुम्ही याच्यावरती मग काय प्रश्न करायचा तुम्ही करू शकता. शहरामधील पथविक्रेत्यांना, संपूर्ण महाराष्ट्रातील लागू आहे, शहरामधील पथविक्रेत्यांना त्यांची शैक्षणिक पात्रता, मर्यादित कौशल्य, आर्थिक पत यामुळे व्यवसायाच्या संधी कमी उपलब्ध असतात. यामुळे असंघटित स्वयंरोजगार करणाऱ्या पथविक्रेत्यांना व्यवसायाच्या व्यापक संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना कार्यकुशल बनविणे, त्यांना पत मिळवण्यास समर्थ बनविणे, तसेच त्यांची व त्यांच्या कुटुंबियाची सामाजिक सुरक्षितता, सामाजिक कल्याण व शासकीय योजनांची सांगड घालणे, त्याचे जीवनमान उंचावणे, ऐकून घ्या, त्याचे जीवनमान उंचावणे हे फेरीवाला धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. मला सांगा, कायदा म्हणते फेरीवाला धोरणाचे उद्दिष्ट आहे की बाबा त्यांचं जीवनमान उंचावलं पाहिजे, आणि तुम्ही तर त्यांचं जीवनमान पूर्ण गड्ड्यामध्ये टाकू राहिले, मातीमध्ये टाकू राहिले. म्हणजे आता सांगा, कायद्याच्या विरोधात कोण चाललंय? अधिकारी वर्ग, जो की आमच्यापेक्षा जास्त शिकलेला आहे. आम्ही तर काही जास्त कमी शिकलेलो आहे, परंतु आम्हाला जे समजते त्या पद्धतीने आम्ही तुमच्या समोर मांडतोय. आता मला सांगा, पथविक्रेता, आता लॉकडाऊनच्या टायमाला हातगाडी धारकांचे पथविक्रेत्यांचे व्यवसाय बंद असल्यामुळे मोदी सरकारने PM स्वनिधी म्हणून एक योजना आली. त्या अंतर्गत पथविक्रेत्यांना 10,000चं लोन भेटले, 10,000 भेटले, त्यांना 20,000 भेटले, 20,000 त्यांना भेटले, त्यांनी 50,000 भेटले. आता ज्यांना 50,000चं लोन भेटलंय, आता आजच्या परिस्थितीमध्ये नागरिकांना समजा 50,000चं लोन भेटले. आता हे बघा, यांना लोन भेटलेलं आहे, यांना हे लेटर ऑफ रेकमेंडेशन प्रमाणपत्र महानगरपालिकेने दिले. मग त्या नागरिकांच्या आता जर हातगाड्या जर का समजा बंद असल्या तर त्यांनी त्यांचे हप्ते बँकेचे कसे फेडायचे, हा एक फार मोठा प्रश्न आहे. सर्वप्रथम मी आपले सर्व पत्रकार बंधू इथे शॉर्ट नोटीस वरती आले त्याबद्दल आपला शुभेच्छा देतो, आपले आभार मानतो. मित्रांनो, आम्ही आमच्या पक्षातर्फे इम्तियाज जलील साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली नासेरबाईच्या लीडरशिपमध्ये पक्षाने आज डिसाईड केलं होतं की आम्ही आज आंदोलन करणार आहे 3 ते 6. पण काही सिक्युरिटी रिझन्समुळे पोलीस प्रशासन
यांनी आमची परवानगी रद्द केली. आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान मानणारे, न्याय मानणारे आहोत. त्याला आम्ही प्रतिसाद देत आजचा जो आमचा प्रोग्राम आहे तो आम्ही 25 तारखेला ढकललेला आहे. 25 तारखेला तुमच्या माध्यमाने मी ही विनंती करतो की औरंगाबादचा हा जो प्रोग्राम आहे MIM चा नका समजू तुम्ही. भाई जे आमच्या सोबत बसलेले आहेत त्यांच्या समाजाचं किंवा त्यांच्या संघटनेचं नका समजू. आज रेकॉर्ड वरती 15,000च्या आसपास फेरी पत विक्रेते दाखवलेले, पण ह्याच्या दुप्पट किंवा तिप्पट लोक पोट भरतात. आपला उदरनिर्वाह फळ विकून, गाडी लावून, चहाचा नाश्ता करून करतात. तर त्या सगळ्यांनी आमच्या या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हायचं आणि हे जे ऍडमिनिस्ट्रेटर आहे किंवा एक उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त म्हणून जे वाहुळे साहेब मिलिटरीचे ब्रिगेडियर समजतात स्वतःला आणि जे सुपाऱ्या घेऊन काम करतायत ते औरंगाबाद शहरामध्ये, तर त्यांना त्यांची जागा दाखवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी आमच्या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावं आणि मोठ्या संख्येने आपल्या जे काही होईल, लेकरं बाळ, गाडी घोडा जे होईल, सगळ्या परिवारासह येऊन तिथे आमच्या आंदोलनामध्ये सामील व्हावं आणि आमचं आंदोलन सक्सेसफुल करावं. जय भीम, जय भीम. हाँ बोलिए. देखिए, जो हमने आंदोलन रखा था आज के दिन, वो आंदोलन की जो परमिशन हमारे को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ VIP लोग आने वाले हैं और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है. इसलिए हम कहा गया है कि आप लोग जो है तो 1-2 दिन के बाद आंदोलन लीजिए. तो हमने जो है तो सबने मिलकर तय किया है कि आने वाली 25 तारीख को, यानी मंगल के दिन 2 बजे से 5 बजे तक कॉर्पोरेशन के सामने ये आंदोलन होगा, जो हॉकर्स यानी हाथगाड़े वालों के लिए है. और हम उनके वास्ते हमेशा से खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे. तो मैं औरंगाबाद के जितने भी हाथगाड़ी वाले हैं जो फल फ्रूट बेचते हैं और दूसरे भी कारोबार करते हैं, उनसे अपील करता हूँ कि वो कॉर्पोरेशन के सामने अपने हाथगाड़ियों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ आइए और ये आंदोलन में सहभागी होइए और हमारा हौसला बढ़ाइए और इस आंदोलन को कामयाब करिए. जो आंदोलन हमारे सरदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में और नासिर सिद्दीकी साहब के लीडरशिप में होने जा रहा है, तो आप सब आइए और इस आंदोलन को कामयाब करिए.